गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार आपका यार्ड इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज मैं एडवांस जीएस का सेट नंबर 3 लेके आया हूं आपके पास। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ पूरे सेट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। पहली बार अपने खुद बनाने का प्रयास करें और सेकंड बार क्या है, दोबारा आप जब वीडियो देखें तो जितना भी बोला जा रहा है उसको नोट से तैयार कर लें। मेरा वादा है आपसे, हम 20 सेट मात्र आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जितना भी मार्केट में जितना भी टफ सेट हो या कैसा भी सेट हो, आपका जनरल क्वेश्चन का 80% सॉल्व मात्र मैं 20 सेट में करा दूंगा। 20 सेट में कितना होगा, 25-25 का कोई अगर हम चलते हैं तो 20 सेट में बहुत है 500 क्वेश्चन हो रहा है। 25 दूनी 50, 500 क्वेश्चन हो रहा है। और 500 क्वेश्चन में मैं वादा आपसे करता हूं कि उसके इर्द गिर्द टोटल क्वेश्चन को घुमा देंगे। आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जा रहे हैं उसको नोट करके लिख लें। और मार्केट का जितना भी टफ है, किसी भी राइटर का टफ क्वेश्चन कितना भी क्यों ना हो, जनरल क्वेश्चन होंगे, करेंट छोड़ दिया जाए तो जनरल क्वेश्चन होंगे, उसका 80% आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एरर। कोई एरर नहीं वहां पे होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरा वादा रहा। तो मैं आपका सेट नंबर 3 अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो प्लीज देखिए बोर्ड पे 5 क्वेश्चन आपके पास है, 1 बाय 1 उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। शुरू हो जाइए। वन बाय वन अपने मन से बनाइएगा, उसके बाद हम बोलते हैं तो मिलाते चलेंगे। लास्ट में नंबर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, अच्छा लगता है थोड़ा कि किसका कितने कम भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा आपका। और प्रीवियस सेट को भी पढ़िए बार बार, उस वीडियो को बार बार देखिए। मात्र मैं बोल रहा हूँ कि 20 सेट लूंगा मतलब 500 क्वेश्चन का सेट होगा। 500 क्वेश्चन में आपका लाइफ बदल सकता है। तो देखने में क्या जाता है यार, आप इतना दिन अपने लिए दिए ना, मेरे नाम पर भी दे दीजिए। मतलब 5 सेट के 20 सेट के मतलब कितने, 10 घंटा भी आप टाइम नहीं दे सकते। 10 घंटा देखे देखिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो देखिए मुगल वंश का शासक टोटल है, उस पर बात चल रही है, पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे। संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, आपको क्या मानना है? सोच के देखिए कौन है। तो इसमें सबसे ज्यादा कठोर कौन था? तो इसमें सबसे ज्यादा कठोर था औरंगजेब, है ना। जिंदा पीर इसको कहा गया है। तो संगीत और नृत्य पर इसने प्रतिबंध, यहां तक कि बहुत सारा मजाक को खुद ही मंदिरों को सब ज्यादा ही तोड़वाया गया है। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन प्रतिबंध पे आता है कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। याद रखिएगा दोनों, नृत्य और संगीत पर औरंगजेब और तंबाकू पर कौन? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। 2 क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए, बीटा तरंगे होती हैं, मिलाइएगा, बीटा तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय, बी में है उदासीन कण, सी में है केंद्र के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन और डी में है रेडियोधर्मी केंद्र द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। तो पहले पता होना चाहिए है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात चल रही है, अपने मन से बनाइए। तो क्या होता है रेडियोधर्मी केंद्र में? क्या 3 प्रकार के कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा क्या होता है? प्लस। बीटा क्या होता है? माइनस। और गामा क्या है? आवेशहीन होते हैं। अल्फा प्लस, बीटा माइनस और गामा आवेशहीन होते हैं। ये तो आपको क्लियर है। जब किसी तत्व से अल्फा, बीटा, गामा तीनों निकल जाते हैं, जो शेष पदार्थ बचता है उससे क्या बचता है? सीसा। याद रखिएगा, सबसे स्थायी तत्व कौन होता है? सीसा। अल्फा, बीटा, गामा निकलने के बाद रेडियोधर्मी तत्व में जब तीनों रेडियोधर्मी अल्फा, बीटा, गामा निकल जाएंगे तो लास्ट में जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? सीसा बचेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। और मतलब सबसे स्थायी तत्व को माना गया है तो कौन है? सीसा है। तो बीटा क्या है? बीटा माइनस है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, माइनस। उदासीन क्या नहीं है, माइनस है, उदासीन कहां से आ सकता है? केंद्र के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन, केंद्र के गिर्द नहीं घूम रहा है, बाहर क्यों निकल रहा है? रेडियोधर्मी केंद्र द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। तो ये माइनस और ये माइनस, तो बीटा क्या हो गया? माइनस माइनस मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा डी, रेडियोधर्मी केंद्र के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? डलहौजी, रिपन, विलियम बेंटिंक, बेलेजी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या बात है?
हो गया, चलिए ठीक। तो डलहौजी, सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी, और रिबन क्या किए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे, लिप्टन लगाए थे और रिबन को क्या हटाए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया था, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। विलियम बेंटिंग क्या है, तो सती प्रथा का अंत, विलियम बेंटिंग क्या है, सती प्रथा का अंत, और एक और ठगी का अंत, ठगी का अंत इन्होंने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत और सती प्रथा का अंत और ठगी का अंत किनका है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वेलेस्ली का क्या है, इनका भी कहीं योगदान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। तो वेलेस्ली घेरे की नीति इनका था, घेरे की नीति, और एक है इनका इंपॉर्टेंट सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा जोड़ा सही है, चलिए बने तो रोम सिंध नदी पे, बोन डेन्यूब नदी पे, बगदाद टाइग्रिस, पेरिस टाइबर। चलिए इसका कौन सा आंसर होगा, बगदाद, इराक में है बगदाद, टाइग्रिस नदी पे है। अब देख लेते हैं रोम किस नदी पर है, तो रोम जो है सिंध पे नहीं है, रोम टाइबर नदी पे है। रोम किस पे है, टाइबर नदी, और रोम कहाँ है, इटली में है। बोन को जी है रहीने नदी, किस पे है, रहीने नदी पे है बोन, और बोन कहाँ है, जर्मनी में है। और पेरिस, पेरिस सीन नदी, पेरिस किस पे है, सीन नदी पर है। याद रखिएगा टोटल चारों, रोम टाइबर, बोन रहीने, बगदाद टाइग्रिस और पेरिस सीन नदी पर। चलिए विश्व में खेतिहर भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है, मतलब जितना भी विश्व में खेत है, कृषि है होती है जिस भूमि पे, तो वो कृषि योग भूमि का कितना प्रतिशत भूमि भारत में है, 17.5%, 2.43%, 7.5% या 12.6%, तेजी मरिएगा। चलिए सही है, 7.5%। तो 17.5% क्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या का, संख्या का, ये भारत में जनसंख्या है कितना, 17.5%। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2.43% जो है ये पूरे विश्व की क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.43%। तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान और जनसंख्या में दूसरा स्थान। लेकिन ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ पूरे भूमि का 2.43% मात्र है, लेकिन उपजाऊ भूमि में जाते हैं तो उपजाऊ भूमि में हमारा कितना हिस्सा हो जाता है, 7.5%। चलिए 5 क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे थोड़ा देरी में। चलिए स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोक सकता है, तो संक्षारण को रोकने के वाली बात है, मतलब जंग को किसके कारण रोकता है। तो आपको बताना है ए में है कार्बन, बी में है गंधक, सी में है मैग्नीज और डी में है क्रोमियम। अपने मन से बनाइए। चलिए आंसर होगा संक्षारण को रोकने का काम करता है क्रोमियम। तो बात रहा बहुत सारे लोग मारते होंगे मैग्नीज, सॉरी हाँ, बहुत सारे लोग मारते होंगे कार्बन। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कठोरता प्रदान करता है। कार्बन क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। कार्बन के कारण कठोरता होता है, भंगुर होता है, कठोरता। और कार्बन का प्रतिशत इसमें होता है 0.5 से, सॉरी कार्बन क्या प्रदान करता है, कठोरता, याद रखिएगा। और कार्बन का जो प्रतिशत होता है 0.5 से 1.5%। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो 0.5 से 1.5% तक। और स्टेनलेस स्टील के किसके कारण संक्षारण रोकता है, तो क्रोमियम के कारण। लेकिन कार्बन के कारण क्या होता है, पूछता कि किसके कारण कठोर होता है स्टेनलेस स्टील, तो कठोरता किसके कारण, कार्बन के कारण। कार्बन 0.5 से 1.5% तक होता है। और स्टेनलेस स्टील में रहता क्या है, लोहा, उसके बाद क्या है क्रोमियम, उसके बाद निकेल और उसके बाद कार्बन, 4 चीज में मिले होते हैं।
भारत का सबसे बड़ा जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स कौन सा है? तो भील, संथाल, मुंडा, औंग, जल्दी बताइए। तो भील सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये? सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। और दूसरे स्थान पर है संथाल। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। और ये पाए जाते हैं कहाँ? झारखंड में। चलिए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो आपको पता ही है। मारिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। कर दिए? चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है और दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल और दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। चीजों को रिलेट करके याद रखिए थोड़ा। चलिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है? न्यूनतम दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य? बताइए। 22 दूरी बता रहा है, दिन छोटा बड़ा की बात नहीं है, दूरी बता रहा है। 22 दिसंबर, 21 जून, 3 जनवरी और 4 जुलाई। चलिए, तो न्यूनतम दूरी के मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच सबसे कम दूरी होना चाहिए। दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो सबसे कम होना चाहिए। वो दिन कौन सा पड़ता है? चलिए, कंफ्यूजन होगा। सबसे बड़ा दिन होता है, डिस्टेंस की बात है, तो सबसे छोटा सबसे कम डिस्टेंस 3 जनवरी को होता है और सबसे अधिक 4 जुलाई को। सबसे अधिक देखिए, जहां मैं पिछली बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था, ये एपेहिलिन और पेरिहिलिन बोल दिया था कि किस तिथि को पेरिहिलियन और किस तिथि को एपेहिलियन। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है। हिंदी में आप जानते हैं न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है और इसको कहते हैं उपसौर। और इसको क्या बोलेंगे? पेरिहिलियन। उपसौर, पेरिहिलियन। आई है अपसौर। अब कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, अधिकतम दूरी 4 जुलाई। आप बोले, आप मतलब क्या होता है? ऊपर मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा दूरी। थोड़ा सा रिलेट कीजिए चीजों को। 4 जुलाई को क्या है? सबसे अधिक क्या होगा? जब ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा दूर जाने के लिए क्या करेंगे? आप मतलब ऊपर होता है, तापसौर मतलब ऊपर रहेगा, मतलब दूरी में रहेगा। तो सबसे अधिक दूरी क्या ना? 4 जुलाई। इसको एपेहिलियन बोलते हैं। एपेहिलियन अधिकतम दूरी, एपेहिलियन न्यूनतम दूरी, पेरिहिलियन हिंदी में उपसौर, इसका कहते हैं अपसौर। अप मतलब ऊपर, दूरी पे होगा। तो यहाँ था सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी, मतलब आंसर सी यहाँ पे होगा। ठीक है, अधिकतम बोलता तो 4 जुलाई को। चलिए, भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की स्थापना, आंतरिक सरकार की स्थापना किस तिथि को हुई? चलिए बताइए, किस तिथि को हुई? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और कितना था? 12 सदस्य था। इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। और पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें मुस्लिम लीग ने भी 5 सदस्य इसमें सम्मिलित हुए थे। मुस्लिम लीग से 5 सदस्य सम्मिलित हुए थे। पहले 12 सदस्य इसमें थे और उसका पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को। चलिए, 5 क्वेश्चन फिर से देखेंगे यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी होता है ना, उसमें पिक्चर बनाते हैं इसमें। ये में है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? फोटोग्राफी में रजत लवण के रूप में। चलिए, इसका आंसर डी होगा।
अभी इन दोनों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजन वाला है। AgI सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, वर्षा करवाने के लिए इसमें किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए इसको AgI कृत्रिम वर्षा, याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा को जी है सिल्वर आयोडाइड। और ये देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, जिसमें बोटिंग समझते हैं, बोटिंग के समय नाखून जो होता है, नाखून में कलर करने के लिए किया जाता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड, बोटिंग के समय नाखून रंगने के लिए सिल्वर नाइट्रेट, और फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। निम्न से कौन सा अदिश राशि, अदिश और सदिश काफी परेशान करेगा ये, याद कर पाइएगा, होता ही नहीं है, सबको पता है। वेग, बल, विस्थापन, शक्ति छठना है, तो ध्यान दीजिए। अदिश मतलब स्केलर होता है और सदिश मतलब वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें बार बार आपको ये परिभाषा याद रहता है, जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण दिशा वहां एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, तो जाए दिमाग मत लगाइए, थोड़ा सा याद रखिए। बाद से जितना भी होगा सदिश राशियों की संख्या कम होती है, तो बाद से जो भी स्टार्ट होगा या बाद से जिस पर जोर पड़े, टोटल सदिश, तब वेग सदिश, बल सदिश, विस्थापन सदिश, सदिश कौन हो गया, शक्ति। त्वरण भी है, त्वरण, तो ये भी क्या है, सदिश है, क्योंकि बा पर जोर पड़ रहा है, ठीक है। तो बा वाला टोटल क्या हो जाएगा, सदिश, तो सदिश छाट लीजिए तो बच गया अदिश। काकोरी षड्यंत्र की घटना से संबंधित नहीं थे, याद कीजिए। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चलिए। तो काकोरी समय से भगत सिंह नहीं थे, और काकोरी से कब हुआ था, 9 अगस्त 1925, 29, अगस्त 1925 को, चलिए। किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ऑप्शन ए, बी, ओ और ए। 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, आपको बताना है कि किस रुधिर में एंटीबॉडी नहीं होती। चलिए आप फंस के छोड़ दीजिए, जब भी फंसेगा तो ओ और ए बी में ही जाता है हमारे। चलिए इसका आंसर होगा ए बी। क्यों होगा, एंटीबॉडी मतलब क्या हो गया, एंटी मतलब उसके विरोध में होना है, तो ए बी नहीं पूछ रहा है, तो ए बी का कोई विरोध नहीं होता, तब तो सबका ही ब्लड ले लेता है, किसी से इसको कोई विरोध नहीं है, याद रखिएगा। पता ऐसा नहीं है, थोड़ा माइंड लगा लीजिए कि एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी, तो नहीं है, तो विरोधी नहीं है कौन, ए बी, तब तो सबका ब्लड ग्रुप ले लेता है, सभी ब्लड को अपने में ले लेता है ए बी, इसलिए एंटीबॉडी किसका नहीं रहेगा, ए बी का नहीं होगा। और एंटीजन नहीं होता है, किसमें, ओ में एंटीजन नहीं होते हैं और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सभी से रख लेते हैं, इसलिए कोई उसका एंटी नहीं है, तो एंटीबॉडी ए बी। ले और लेते हैं, आलू किस कुल का पौधा है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी याद रखवा लेंगे। सीरियसी, ग्रीमिनेसी, कंपोजिट, सोलेनेसी, जल्दी बताइए। सभी टैग लगता है देखने में, सी, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, तो याद रखिए, छाटते हैं। लिलियसी, ला से लहसुन, ला से लिलियसी, लहसुन, लहसुन टाइप का आलू लगता है नहीं ना, आलू के साथ लहसुन के साथ कौन चलता है, प्याज, तो लहसुन प्याज कौन ग्रुप में आएगा, लिलियसी में। ग्रेम मतलब क्या होता है, अनाज, तो अनाज वाला चलेगा ही, अनाज में ग्रेमिनेसी, कौन कौन, गेहूं, मक्का, बाजरा, धान, सब किसी में आ जाएंगे, ग्रेमिनेसी में। उसके बाद है कंपोजिट, कंपोजिट मतलब क्या होता है, फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, गेंदा, सूरजमुखी, ये सब। अब बच गया कौन, सिलनेसी, तो आंसर हो जाएगा सिलनेसी। सिलनेसी कौन कौन होगा, जब आलू है तो आलू के साथ कौन कौन, सिर्फ आलू की सब्जी होता है, टमाटर, बैगन,
आलू, मिर्चा किसमें आएंगे? सिलियेसी में। ध्यान दीजिएगा, लिलियेसी में लहसुन, ल से लिलियेसी, ल से लहसुन, लहसुन के साथ कौन सा रहेगा? प्याज रहेगा, समान रहता है। ग्रीमेसी, ग्रीम मतलब अनाज, तो अनाज वाले रहेंगे गेहूं, मक्का, बाजरा, धान। कंपोजिट, फूल का हम लोग कॉम्बिनेशन रखते हैं, कंपोजिट है ये, तो क्या हो गया? फूल क्या? गेंदा, सूरजमुखी, ये सब आते हैं कंपोजिट में। सिलियेसी में आ जाएंगे, याद रखिएगा, सिलियेसी में कौन? टमाटर, बैगन, आलू, मिर्चा। देखिए सब एक फूल का लग रहा है, देखते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन और है अभी, 16 से 20 तक। इसको सॉल्व करेंगे। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल चुन के लाया गया है, इसको इग्नोर मत कीजिए प्लीज, अच्छे से रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मात्र मैं 5 को 100 क्वेश्चन दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, और मात्र 10 घंटे टाइम आपका लूंगा। एक दिन का भी पूरा टाइम मैं ले रहा हूँ, थोड़ा 20 दिन में आधे घंटा का 10 घंटा होगा, तो 10 घंटे आप टाइम दीजिए। उसके बाद मार्केट का कोई भी सेट, दरोगा का, एनटीपीसी का, किसी चीज का उठा के देखिए, जनरल जीएस, करंट नहीं, जनरल जीएस उठा के देखिए, क्या आपसे बन रहा है? आपको श्योर रहिए आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, भरोसा रखिए। ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो देख लीजिए, सोडियम 24, आर्सेनिक 74, फास्फोरस 24 और लोहा 59। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल होता है। सबको हम वक्त के बारे में जानते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। सोडियम 24 का काम है, जो सोडियम 24 है, तो रक्त का थक्का जमता है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों नहीं जम रहा है रक्त का थक्का? तो सोडियम 24 से रक्त का थक्का का पता लगाने में किया जाता है उपयोग। फास्फोरस 24 ल्यूकेमिया के इलाज में, ल्यूकेमिया जानते हैं, ब्लड कैंसर, फास्फोरस 24 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में, मतलब ब्लड कैंसर, कैंसर के इलाज में होता है ल्यूकेमिया 24 का। और लोहा जो है, लोहा 59 का उपयोग होता है एनीमिया के नाम सुने होंगे, रक्तलापता, रक्तलापता या एनीमिया जो होती है रक्त की कमी से, लोहे की कमी से, उसका पता लगाने के लिए लोहा 59, आयरन 59 का इस्तेमाल एनीमिया के पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तो चारों भी जान गए। आगे जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। पहले बार वीडियो आसानी से देखिए, अपने आंसर मिलाएं और फिर से दोबारा वीडियो को पॉज कर करके नोट तैयार करते जाएं, जो बोलते हैं उसको लिखते जाएं। काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा, एग्जाम में आने वाले एग्जाम में कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, देखिए आगे। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? क्वेश्चन यहाँ पे 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया? लोकसभा और राज्य विधानसभा का 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन फिर भी 5 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, 24वें, 44वें, 42वें और 56वें भरिए। चलिए ठीक है, तो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और फिर 44वें संविधान संशोधन में 6 से फिर क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, 6 वर्ष से घटाकर फिर पुनः 5 वर्ष किस संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन 1978, जबकि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ध्रुव 2 है, उत्तरी और दक्षिणी, आपको पता करना है। गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री, कंफ्यूजन अपना दूर करेंगे मतलब। कर दिए, तो देखिए उत्तरी बोला है, तो भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में क्या है? चौथी बोलिए। भारत के उत्तर में हिमालय, हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। तो उत्तर ध्रुव पे हिमाद्री है, बाकी सब क्या है? गंगोत्री, मैत्री, भारती सब दक्षिणी ध्रुव में है। दक्षिणी ध्रुव में कौन? गंगोत्री, मैत्री और भारती। और उत्तरी ध्रुव में कौन हमारा है? केवल एक है, हिमाद्री, और दक्षिणी में 3 है, गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो भारत के उत्तर में हिमालय, हिमालय से क्या निकल गया? हिमाद्री। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ये अभी मजाक लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जब बैठिएगा तो हमारी बात याद आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। लगता है कोई था जो देके गया था। नागार्जुन सागर बांध बार बार एग्जाम में आते हैं, रट्टा मत मारिए। मेरे पास रट्टा मारने की कोई जगह नहीं है, कुछ ना कुछ टेक्निक दे दूंगा, हमेशा याद रहेगा। नागार्जुन
एक ही घंटा पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, टेक्निक के साथ पढ़िए, ऐसे थोड़ी ना रट्टा मारना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नाग याद है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सिंधु। तो ध्यान दीजिए, तो नाग पर चढ़ के किसने डांस किया था? कृष्ण ने किया था। किसने किया था? कृष्ण ने नाग पे डांस किया था, कालिया के फन पे। तो चलिए, नागार्जुन कृष्ण, और नाग कैसा होता है? अंधा होता है। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सांप कैसे होते हैं? अंधे होते हैं वास्तव में। तो क्या है? नाग के फन पे डांस किए थे किसने? कृष्ण ने किया था। कृष्ण भगवान किए थे ना यमुना नदी में। तो नागार्जुन, कृष्ण, कंफ्यूजन दूर। और कहाँ ये है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? अच्छे से बनाइएगा, गलती पक्का मानेंगे बाला, आप गलती करोगे पक्का। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठी। चलिए, पंचम ये नहीं गलत, छठी होगा। पंचम में उन्मूलन पर जोर दिया गया था। गरीबी उन्मूलन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? गरीबी उन्मूलन का नारा है। यहाँ गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, जोर दिया गया था, लेकिन यहाँ नारा की बात है। तो छठी पंचवर्षीय योजना। ये आज का लास्ट 5 क्वेश्चन आपके सामने है, और बनाने के बाद आप नंबर प्लीज कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है थोड़ा सा क्या हो रहा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, हेनसांग हर्षवर्धन और डी नेसन। आंसर क्या हो जाएगा? सभी सुमेलित है ना, सभी सुमेलित है। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और हेनसांग हर्षवर्धन, बहुत बार एग्जाम में आया है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत बार एग्जाम में आएगा कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। तो पूना समझौता 1930, 1931, 1932, 1934। इसलिए 1932 में हुआ था पूना समझौता। किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। कहा? पूना, यरवदा जेल में हुआ था। लेकिन एक बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था। अब तो क्वेश्चन है कि दोनों के बीच हुआ था सिग्नेचर, हस्ताक्षर दोनों किए होंगे? जी नहीं, महात्मा गांधी ने सिग्नेचर किया था। हस्ताक्षर किनका था? महात्मा गांधी। पूना समझौता 1932 में किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के यरवदा जेल में हुआ था। और उस पर हस्ताक्षर किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट पक्का नोट कर लीजिएगा, और बार बार उसको उलट के देखते रहिएगा बीच में। और फिर जब लगे कि हमें याद हो गया तो फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि याद वाकई है या नहीं है। कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, तंजानिया। एक स्ट्रक्चर है भैंस के सिंह के आकार का है कोना, उसी को कहा गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं। बताइए इसमें से? तो तंजानिया नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया होता है। इथोपिया ऐसे लिख सकते हैं, इथोपिया। 4 देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती, और एक है इथोपिया। याद रखिएगा इसको, काफी हाईलाइट क्वेश्चन है। आगे, होंडुरास देश की राजधानी है। तो होंडुरास की बुडापेस्ट, क्यूबा, तेगुसिलगप्पा, लिब्रेविले। तो याद नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक राजधानी आता है, एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे, और नहीं देते तो अलग बात है। इसकी राजधानी तेगुसिलगप्पा। बुडापेस्ट इसकी राजधानी हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी। क्यूबा इसकी हवाना का, हवाना। और लिब्रेविले गैबोन का, गैबोन का। लिब्रेविले किसका? गैबोन का।
हवाना का हॉन्डुरस की राजधानी तेगुसिgalpa। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? बहुत बार एग्जाम में आया कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? एग्जाम में अगर सेट मारते हो तो दिखाई दिया होगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन वहीं पे आंसर छिपा हुआ था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेसिंग मत कीजिए, आता तुम्हारी नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए, संविधान सभा का तीसरा बैठक इन्होंने किया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन सर्वसम्मति से अपनाया गया कब? कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू ने। और सर्वसम्मति से अपनाया कब गया? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। तो अपना नंबर आता है, उसके बाद देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। और इन वीडियो को बार बार देखिए, नोट तैयार कर लीजिए, वो एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं प्लीज। और अगर ऐसे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, काफी ट्रिक का हम इस्तेमाल किया है, टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, मात्र 500 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसकी इर्द गिर्द क्वेश्चन ही आपको नजर आ जाएंगे एग्जाम में भी। सो डरने की कोई बात नहीं है, मात्र हमें 10 मिनट आप दें, ठीक है। और जल्द ही आपके पास एक मैथ का यूनिक तरीका प्रॉफिट एंड लॉस का हम बताने जा रहे हैं, जिसमें एक भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे और टोटल क्वेश्चन एक लाइन में बनाएंगे, मेरा वादा है। और आपको समझ में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जादू नहीं होगा, आपको समझ में भी आएगा। और विदाउट फार्मूला प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हम आपको सिखा देंगे एक वीडियो में। तो ऐसे वीडियो को बने रहने के लिए आपको नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।